हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का हम टॉपिक देखते हैं। तो आज हमें गंगा से देखना था, आज हमें गंगा नदी के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी थी, यानी गंगा अपवाह तंत्र आज हमें देखना था। तो इस जो आपका अपवाह तंत्र वाला चैप्टर है, इसके 2 पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। आज हमें इसका 3rd पार्ट कवर करना है, जिसको इसमें हमें गंगा नदी और गंगा नदी के बाद हम इसमें क्या करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम भी आपका देखेंगे। ठीक है, गंगा सिस्टम और ब्रह्मपुत्र का सिस्टम भी देखेंगे, यानी इनकी कौन सी सहायक नदियां हैं, कहाँ कहाँ से होकर बहती हैं, क्या इसमें कौन सी खास बात है, सब सारी चीज़ें देखेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने एनसीईआरटी का साइंस कवर नहीं किया है तो साइंस को कवर कर लीजिए, क्योंकि 6 से 10 तक का साइंस मैंने कवर करवा दिया है। और कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपका 6 से 10 तक का ही साइंस आपका पूछा जाता है, 10 से आगे का साइंस नहीं पूछा जाता है। और इसके मैंने 6 से 10 तक साइंस के आपके टॉपिक वाइज कर करके टेस्ट भी करवाए हुए हैं। तो आप लोग पहले इसके चैप्टर पढ़ना और इसके बाद इसके टेस्ट कर लेना, ताकि चीज़ें आपकी अच्छे से कवर रहें। प्लेलिस्ट में सारी कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इसके बाद जो है आपका मैथ है, वो मैंने 6, 7, 8 का मैथ भी करवाया हुआ है, तो उसको भी देख लेना जाके। चलिए जो हमारा टॉपिक, इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो सिंधु नदी हम लोग देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उससे पहले का पार्ट देखिए, सिंधु नदी वाला आपको मिल जाएगा। अब चलिए देखते हैं गंगा नदी तंत्र, यानी गंगा का सिस्टम देखेंगे कि गंगा का क्या है। जिसको देखिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गंगा नदी हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा फैली हुई है। यानी जो सबसे बड़ी द्रोणी की अगर बात करें, आप सबसे बड़ी नदी तंत्र की बात करें, तो वो आपका गंगा नदी तंत्र ही है। क्योंकि जो आपकी सिंधु नदी है वो पाकिस्तान में फैली है अधिकतर, और जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत से निकल के और बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, तो चलिए इसको आगे देखते हैं। अब देखिए, अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों की दृष्टिकोणों से गंगा नदी की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसमें क्या है कि अपनी द्रोणी, यानी इसकी जो द्रोणी है, जो गंगा नदी का सिस्टम है, सबसे ज़्यादा इंडिया में आपका सबसे बड़ा फैला हुआ है। ठीक है, और अगर आप इसका सांस्कृतिक महत्व देखें तो इसका सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि जो आपके काफ़ी स्थल हैं और जो शहर हैं आपके इसी गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। यह नदी उत्तराखंड राज्य के कौन सा राज्य आपका, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में, नाम याद रखिएगा, कौन सा जिला, उत्तरकाशी जिला। तो उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट, किसके निकट, उत्तरकाशी जिला है, उसके गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 39 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से। तो जो आपका ग्लेशियर है उसका नाम क्या है, गंगोत्री। अब इसमें आगे थोड़ी देखिए कि इसका क्या है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है, जहाँ ये निकलती है, जहाँ पे बताया इन लोगों ने, तो ये भागीरथी के नाम से वहाँ पे जानी जाती है। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है। यह मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर आगे आती है। ठीक है, वहाँ पे तंग महाखंड बनाती है, यानी एकदम गहरे गार्ज बना के चली आती है, उधर से गुजरती आती है। क्यों, क्योंकि इसमें बताया गया मध्य और लघु हिमालय की श्रेणियाँ। अब हिमालय यानी पर्वत, और जब पर्वत की ऊंची श्रेणियों से नीचे की साइड आएगी तो तेज रफ्तार से आएगी, यानी उसका जो वेग है तेज होगा। अब जब वेग या उसकी चाल या फिर गति बोले आप, तो ये तेज होगा तो क्या करेगी, गहरे गहरे गड्ढे बनाएगी। तो वही बता रखा है कि मध्य व लघु हिमालय की जो श्रेणियां हैं उनको काट कर तंग महाखंडों का निर्माण करती है, यानी तंग गार्ज बना के चली आती है। अब चलिए आगे देखिए, गुजरती उधर से चली आती है। अब क्या होता है, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, और इसके बाद ये गंगा नाम से जानी जाती है। ठीक है, यानी अगर आप बात करें कि गंगोत्री, तो गंगोत्री से कौन निकल के आता है, तो भागीरथी निकल के आती है। ठीक है, भागीरथी निकल के आती है। अब भागीरथी कहाँ मिलती है, अलकनंदा से, तो वो आपकी देवप्रयाग में मिलती है। और इसी के बाद, यानी ये रही भागीरथी, ये रही अलकनंदा। ठीक, एक मिनट रुकिए इधर पे, ये रही आपकी भागीरथी, ये रही अलकनंदा। अब ये नदी जो एक धारा बना देगी, ये दोनों मिलकर एक धारा इसने बना दी इधर से, तो अब इस नाम से, अब ये वाली धारा जो है आपकी, अब ये गंगा के नाम से जानी जाती है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि गंगा किन 2 धाराओं से मिलकर बनती है, तो एक तो आपकी भागीरथी होती है, एक अलकनंदा। कहाँ पे मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। अब चलिए आगे देखते हैं। और इसके बाद गंगा कहलाती है। अलकनंदा नदी का स्रोत जो है कहाँ से, तो बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद से है। इसका जो हिमनद है, यानी इसके जो ग्लेशियर की बात करें आप अलकनंदा के, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सतोपथ है, कौन सा, सतोपथ ग्लेशियर है। और ये कहाँ पे, तो बद्रीनाथ। बद्रीनाथ आपको कहाँ मिलेगा, तो बद्रीनाथ हमें मिलता है उत्तराखंड में।
ठीक है। बद्रीनाथ केदारनाथ आपने मूवी भी देखी होगी, 2 मूवी हैं, एक साउथ की मूवी जो आपकी बद्रीनाथ बनी हुई है जिसमें वो अल्लू अर्जुन हीरो है, उसमें अलकनंदा तो हीरोइन का नाम है। इससे आप लोग याद रखना कि अलकनंदा नदी का स्रोत जो है कहाँ से, बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ से। याद रखना कि बद्रीनाथ मूवी है, हीरो का नाम उसमें बद्री है, मतलब मूवी से आप लोग याद रख लेना इसको, हीरो का नाम बद्री है और हीरोइन का नाम उसमें अलकनंदा ही रखा गया है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। हिमनद कौन सा है? सतोपथ। किसका? अलकनंदा का। चलिए आगे देखिए, ये अलकनंदा, अभी जो आपकी ये अलकनंदा है, ये अलकनंदा नदी भी 2 धाराओं से मिलकर बनती है। तो इसकी 2 धाराएं कौन सी हैं, कहाँ मिलती है, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो देखिए, एक तो धारा निकलती है धौली। कौन सी निकलती है? एक तो धारा निकलेगी आपकी धौली, दूसरी निकलती है विष्णु गंगा। ठीक है, अब देखिए कितना आपका, देखिए इधर पे अलकनंदा में एक तो धौली निकलती है धारा, एक निकलती है विष्णु गंगा, और जब ये दोनों मिलती हैं तब बनती है अलकनंदा। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे, अभी हमने क्या बात करी थी कि भागीरथी और अलकनंदा से मिलने से क्या बनती है? गंगा बनती है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से, देवप्रयाग में मिलने से हम इसको गंगा के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आप अलकनंदा की बात करें तो देखिए अलकनंदा में क्या होता है, इसमें भी 2 धाराएं निकलती हैं। और ये कौन सी धारा है? एक धौली धारा निकलती है, एक विष्णु गंगा। और ये जब धौली और विष्णु गंगा दोनों मिलती हैं तो कहाँ पे मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में मिलती हैं और एक धारा बनाती हैं जिसका नाम हम लेते हैं अलकनंदा। ठीक है, अब चलिए इसमें आगे देखते हैं, जो कि इसको विष्णु प्रयाग भी कहते हैं, ठीक है, और इसको जोशीमठ भी कह देते हैं, तो दोनों नाम याद रखिएगा। अब आगे देखिए क्या है कि जो अलकनंदा की अन्य सहायक नदी है पिंडार। पिंडार आपकी इंपोर्टेंट नदी है, याद रखिएगा, ये अलकनंदा की सहायक नदी है पिंडार। और ये अलकनंदा से कहाँ मिलती है? तो वो अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है। यानी वो स्थान जहाँ पे अलकनंदा में पिंडार नदी मिल जाती है उसको हम कहते हैं कर्णप्रयाग। ठीक है, जबकि मंदाकिनी या काली नदी इसके रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो ये थोड़ा आप देखना, अगर मैं आपके इसमें मैप में बताऊं कि इसमें क्या बता रखा है, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है हमें। सबसे पहले एक मान लीजिए धारा, ये रही विष्णु गंगा, ये रही आपकी कौन सी, ये रही आपकी धौली, ठीक है, धौला, धौला आप बोल सकते हैं, धौली, धौला जो भी था, हाँ धौली थी इसमें। देखिए एक तो था आपका विष्णु गंगा, एक था धौला, धौली। ठीक है, तो एक धौली और विष्णु गंगा नाम से 2 धाराएं आती हैं। 2 धाराएं जो हैं आपकी विष्णु प्रयाग में मिलती हैं, तो इनसे बनती है एक नदी और उसको हम कहते हैं अलकनंदा। अब ये अलकनंदा बन गई। अब इसमें एक नदी और आती है पिंडार। ठीक है, पिंडार नदी मान लीजिए इधर से निकलती है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता है दाएं बाएं इसमें नहीं दिया हुआ है कि दाएं से मिलती है कि बाएं से मिलती है, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है पिंडार के बारे में, ना मंदाकिनी के बारे में। बस आप ऐसा थोड़ा मान लीजिए कि इधर से मान लीजिए पिंडार आई और इसमें मिल गई, किसमें? अलकनंदा में। तो अलकनंदा में अगर यहाँ मिलती है तो इसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग, इसको बोलेंगे हम कर्णप्रयाग। ठीक है, पिंडार जहाँ मिलती है अलकनंदा में उसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। अब चलिए इसमें आगे देखेंगे कि एक और नदी आती है मंदाकिनी। मंदाकिनी में हम कहते हैं काली गंगा। ठीक है, काली नदी आपकी अलग है जो कि घाघरा नदी की सहायक नदी है, लेकिन काली गंगा अलग है, जो कि आपकी काली गंगा का दूसरा नाम क्या है इधर पे दिया हुआ है? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी और काली गंगा। ठीक है, मंदाकिनी और काली गंगा एक ही नाम है, याद रखिएगा, मंदाकिनी या काली गंगा। तो किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है आपकी अलकनंदा की। अब ये अलकनंदा मिलती है तो मान लीजिए ये रही मंदाकिनी, यहाँ से आके अलकनंदा में मिल गई। अभी जहाँ पे अलकनंदा मिलती है उसको हम कहते हैं रुद्रप्रयाग। ये आपके प्रयाग जो हैं इसको अलग अलग नाम करके याद रखने का, कर्णप्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग, और आपके जो भी प्रयाग है नाम 4-5 हैं आपके, चारों पांचों याद रखना कि कौन सा किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका कुछ ये वाला सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा अलकनंदा का सिस्टम बता दिया है मैंने। अब जाके अलकनंदा आगे जाएगी, और अलकनंदा जाके कहाँ मिलेगी? तो आपकी अलकनंदा भागीरथी में मिलेगी, देवप्रयाग में, और जाके ये गंगा बन जाएगी। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। अभी क्या होता है आगे, जो गंगा नदी है आपकी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। हरिद्वार में जब जाती है तो हरिद्वार में पहुंचती है मैदान में। ठीक है, गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ से यह पहले दक्षिण की ओर, अब इसको आप देखिए, यहाँ से यह क्या करती है, पहले दक्षिण की ओर मुड़ेगी, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगर आप इस प्रकार से बात करें कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो देखिए इन्होंने क्या बताया है कि ऊपर से नदी निकलती चली आती है तो पहले क्या करती है? दक्षिण की साइड, यानी इस प्रकार से आ गई दक्षिण की साइड। अभी क्या करती है? अभी दक्षिण पूर्व में, यानी इस साइड मुड़ेगी हल्की सी। ठीक है, इस साइड मुड़ेगी ना, इस साइड। अभी क्या करती है? दक्षिण की ओर मुड़ती है। अभी आगे क्या करेगी? अब कहाँ बताएं इन लोगों ने कि अभी क्या करेगी? पूरब की ओर बहने लगती है, यानी पहले ऐसी आएगी फिर ऐसे जाएगी, अब सीधी जाके पूरब की ओर बहने लगती है। ठीक है, पूरब की ओर बहते जाएगी। अब देखिए क्या है, अब इसमें क्या होता है
अब देखिए अंत में यह दक्षिण मुखी होकर दो वितरकाओं में बट जाती है। अब इसको देखिए क्या बता रखा है इन्होंने कि पूरी बहती जाती है और इन्होंने ये बता रखा है कहाँ का, तो जहाँ ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में जहाँ पे जो दो धाराओं में बढ़ती है वो दो धाराएं इन्होंने बता रखी हैं कि भागीरथी और हुगली। तो भागीरथी और हुगली आपकी धाराएं नहीं है, यहाँ की जो आपकी धारा है पद्मा और हुगली है। ठीक है, भागीरथी मत याद करना, एक तो आपकी पद्मा है जो कि मुख्य धारा है जो कि बांग्लादेश में चली जाती है, और एक इसकी एक हुगली धारा जो होती है वो पश्चिम बंगाल में मुड़ जाती है, यानी हमारे पश्चिम बंगाल में यानी वेस्ट बंगाल में मुड़ जाती है। ठीक है, तो दो धाराओं में बढ़ती है फरक्का डैम के बाद फरक्का इसको डैम मिलता है, फरक्का डैम बना हुआ है आपका। ठीक है, फरक्का डैम के बाद क्या करती है, दो धाराओं में बट जाती है। तो कौन कौन सी, एक तो आपकी पद्मा है जो कि मुख्य धारा है और एक है आपकी हुगली। अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, अब देखिए आगे बाद में मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगी। चलिए अब हम इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं, तो चलिए इसको डिटेल से इधर से देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि दो धाराओं में इन्होंने क्या किया, देखिए इधर पे इसकी लंबाई, किसकी लंबाई, गंगा की लंबाई कितनी है 25-25 यानी 2525 याद रखना, 25-25 करके याद रख लेना, आसानी से याद बना रहेगा। 25-25 ठीक है, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, जैसे समझ में आए वैसे याद कर लेना, इसकी लंबाई याद करना जरूरी है। देखिए सबसे पहले इसको कौन सा राज्य मिलता है, सबसे पहले ये उत्तराखंड में कितनी बहती है 110 किलोमीटर उत्तराखंड में बहती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में पूरा क्षेत्र कवर करती है, उत्तर प्रदेश का कितनी बहती है 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है। इसके बाद क्या करती है, बिहार में 445 किलोमीटर बहती है और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। तो लंबाई आपसे नहीं पूछेगा, हो सकता है आपसे पूछ ले कि कितने राज्यों में बहती है, तो याद रखना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, 4 राज्य याद रखना। हो सकता है आपसे पूछ ले सबसे पहले किस राज्य में निकलती है, तो सबसे पहले कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। हो सकता है आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा किस राज्य में बहती है, तो कौन सा राज्य आपका, यूपी। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखना। अब हम इसको थोड़ा मैप से देख लेंगे एक बार। तो देखिए इधर से देखिए भागीरथी और आपकी अलकनंदा, इधर पे दो धारा भागीरथी और अलकनंदा दो धाराएं दी हुई हैं। इसके बाद गंगा बनती है और गंगा बनते बनते इस प्रकार से नीचे की साइड बहती हुई आती है। तो देखिए अगर मैं इधर से ब्लू कलर करके बताऊंगा आपको, तो ये रहा आपका उत्तराखंड। ठीक है, इधर मिलेगा आपको पूरे में यूपी। ठीक है, इधर मिल जाएगा आपको बिहार। ठीक है, और बिहार के बाद नीचे की साइड, आप जब नीचे की साइड बहती है, इधर नीचे की साइड बह रही है, इधर पर देखिए ये क्षेत्र आपका कौन सा, ये क्षेत्र आपका पश्चिम बंगाल का है। और इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए इधर पे कि एक धारा इसकी कहाँ जा रही है, ये रही इधर से, देखिए इधर से एक धारा इसकी इस साइड जा रही है, एक धारा इस साइड, यानी इंडिया का मैप और इस साइड है बांग्लादेश में प्रवेश कर जा रही है। ठीक है, तो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसको हम कहते हैं पद्मा, और जो पश्चिम बंगाल में रहती है इसको हम कहते हैं हुगली। ये नाम याद रखिएगा कि किसको कहाँ किस नाम से कहाँ जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है आपकी पद्मा। ठीक है, पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा आगे देखेंगे, मैंने आपको मैप भी दिखा दिया। अब इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। आपकी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट नदी है ये, सिंधु तो आपकी हो चुकी थी। इधर पे देखिए कहाँ पे देख रहे थे हम लोग, तो ये हो गया था हमारा। इधर पे देखिए, इधर पे कि हाँ कि ये गंगा जो है यूपी में सबसे ज़्यादा बहती है। अब आगे देखिए क्या है, गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, यानी भारत में जो इसका बहुत बड़ा क्षेत्र फैला हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, यानी ये मुख्य द्रोणी है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। लेकिन अगर आपसे पूछे बड़ी नदी, तो जो आपकी बड़ी नदी है, तो बच्चे इसमें बड़ी नदी में गंगा नदी का ही नाम कर देते हैं, बल्कि बड़ी नदी अगर पूछता है यानी लंबी नदी, तो वो है आपकी सिंधु। क्योंकि सिंधु जो है आपकी 2900 किलोमीटर लंबाई इसकी। वो बात अलग है कि ये पूरी तरीके से इंडिया में नहीं फैली हुई है, लेकिन ये इंडिया की मुख्य नदी मानी जाती है। ठीक है, इंडिया की 3 मुख्य नदी मानी जाती है, मैंने बार बार आपको बताया है। हिमालय से निकलने वाली 3 मुख्य नदी इंडिया की मानी जाती है। तो अगर सबसे बड़ी पूछे तो सिंधु, अगर पूर्णतः पूछे कि मतलब मान लीजिए ऐसा पूछे कि सबसे ज्यादा कौन सी नदी इंडिया में फैली हुई, तो उसको आप गंगा लगा सकते हैं। अगर आपसे द्रोणी पूछे कि किस नदी की द्रोणी सबसे ज्यादा इंडिया में, तो उसमें आप गंगा कर सकते हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ी पूछे तो आपको सिंधु ही करना पड़ेगा, क्योंकि सिंधु की जो लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, 2900 के आसपास है। ठीक है, और अगर आप गंगा की देखें तो 2525 है। ठीक है, तो इसके हिसाब से बड़ी नदी तो आपकी जो है बड़ी नदी या लंबी नदी आपकी कौन सी, सिंधु ही होगी। अब देखिए आगे, जिससे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां, 12मासी हैं। 12मासी आनित्यवाही है, इसको हम आनित्यवाही भी कहते हैं। 12मासी का मतलब होता है जिन
नदियों में 12 महीने पानी रहे, यानी जो नदी है 12 महीने सूखे ना, ठीक है। यानी जो आपका जून जुलाई नहीं, आपका जो आपका ये आपका महीना आता है मार्च अप्रैल मई का, इसमें क्या होता है नदियों का पानी बहुत कम रह जाता है। लेकिन ये ग्लेशियर से पिघलने वाली नदियां होती हैं तो इनका पानी उससे बरसात के पानी से उतना ज़्यादा कोई संबंध नहीं होता है कि सूख जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं वो 12 मासी नदियाँ होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ग्लेशियर से निकलती हैं। चलिए आगे देखिए, नदियाँ और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली, हाँ ये इधर से देखिए, दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनितवाही नदियां शामिल हैं, ठीक है। इसमें कुछ जो है आपकी गंगा नदी में जो देखिए इधर पे आगे हम देखेंगे अभी इसको, कि जो आपकी इसमें जो आपकी यमुना नदी है इसमें कुछ नदियां मिलती हैं जो आपकी चंबल सिंध बेतवा केन मिलती हैं, या फिर आपकी सोन डायरेक्ट जो आपकी गंगा नदी में मिलती है। ये जो आपकी 4-5 नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो प्रायद्वीप पठारों या चोटियों से निकल के आती हैं। ये आपकी देखिए अभी हम आगे देखेंगे, 1 मिनट के लिए मैप देखेंगे। चलिए इसका मैप एक बार देख लेते हैं। देखिए अगर आप इसमें मैप में देखें तो इधर पे देखिए आप कि ये तो रही आपकी यमुना नदी जो कि आपकी यमुनोत्री से निकल के आ रही है। लेकिन अगर आप देखें इधर पे चंबल सिंध बेतवा केन, ठीक है, इधर पे आपको मिलेगी सोन। तो ये नदी जो है आपकी, ये नदी तो आपकी गंगा वो हिमालय नदियाँ नहीं है, क्योंकि तो प्रायद्वीप भारत से निकल रही हैं। लेकिन ये नदियाँ भी आपकी जो है गंगा द्रोणी में मानी जाती हैं, यानी गंगा के अपवाह तंत्र में गिनी जाती हैं। चलिए अब इसको आगे देखेंगे, याद रखना, ठीक है। ये नदियाँ पूछी जाती हैं कौन कौन सी नदी डायरेक्ट जो है आपकी कौन सी प्रायद्वीप नदी है जो डायरेक्ट गंगा में मिलती है, यानी गंगा की कौन सी सहायक नदी है, ठीक है, जो डायरेक्ट इसमें गंगा में मिल जाती है। और ये जो सहायक नदियाँ हैं तो गंगा की, लेकिन सबसे पहले मिलती हैं यमुना में, फिर जाके यमुना इसका पानी गंगा में मिलाती है, ठीक है। अब देखिए आगे देखेंगे, आगे देखिएगा इधर पे कहाँ पे थे हम लोग, तो देखिए इधर पे गंगा वाला देख चुके थे, एक मैप दे दिया इसमें। चलिए इसमें आगे देखेंगे इधर पे क्या है। तो देखिए इधर पे देख रहे थे, सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख नदी है। मैंने आपको सोन नदी दिखा दी है। अगर आप इस प्रकार से बात करें, गंगा इस प्रकार से चली आ रही है, ठीक है, अगर ये आ रही है इस साइड, तो इसका दाएं और बाएं कौन सा होगा? तो आप देखिए इसका बाएं तो हो जाएगा आपका ये वाला और दाएं हो जाएगा ये वाला। तो वही तो मैंने दिखाया कि इधर से एक नदी आती है सोन और इधर क्या करती है, गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ इन्होंने बताया किस साइड से, दाएं साइड से। तो पूछा जाता है, दाएं बाएं भी पूछे जाते हैं आपके कौन सी साइड से मिल रही है नदियाँ। तो देखिए सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है, बिल्कुल प्रमुख है। बाएं तट पर मिलने वाली देखिए कौन कौन सी सहायक है, एक तो है आपकी रामगंगा, एक है आपकी गोमती, एक है आपकी घाघरा, एक है गंडक, कोसी और महानंदा। तो ये नदियां हैं आपकी इतनी, इसको याद रखिएगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। अभी हम इसको देखेंगे मैप में, तब आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। सागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। किसकी बात कर रहा है? गंगा की बात कर रहा है। अब देखिए आगे, अब इसमें आगे देखने से पहले, क्योंकि इसमें अब जो है यमुना नदी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम देखिए यमुना नदी को, हाँ यमुना नदी से आप लोग देखिएगा इधर पे, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो। इधर पे देखिएगा, इधर पे यमुना नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे बड़ी सहायक नदी है। एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है आपकी यमुना, ठीक है। कौन है? यमुना। और गंगा की सबसे पश्चिमी, ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरब और ये हो गया आपका पश्चिम। तो गंगा जो आपकी यमुना नदी है इसके समांतर ही चली आती है इस प्रकार से, ठीक है। और इसके बाद इसकी इस साइड की नदी है, तो ये साइड तो पूर्वी नदी है। अगर गंगा की बात करें, बीच की रही आपकी गंगा, ठीक है, रेड मान लीजिए गंगा हो गई, तो ये तो इसका पूर्वी पार्ट हो गया, आपका पश्चिमी पार्ट हो गया। तो अगर आपसे पूछे इसकी सबसे पश्चिमी नदी तो कौन सी है? यमुना। और अगर आपसे पूछे सबसे लंबी सहायक नदी तो वो भी आपकी कौन सी? यमुना। अगर बाएं दाएं की बात करें तो ऊपर तो आपका बाएं हो जाएगा और नीचे साइड हो जाएगा आपका दाएं। तो दाएं से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी तो भी यमुना, ठीक है। अब इतना याद रखना। आगे देखिए, इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद से है और ये जो है आपकी जो हिमालय में बंदर पूंछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। किसकी बात कर रहा है? यमुनोत्री की। यमुनोत्री हिमनद, यानी यमुना का निकलने का जो स्रोत है वो यमुनोत्री हिमनद से है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? हिमनद से निकलेगा। कौन सी हिमनद से निकलेगी नदी? यमुनोत्री से। अब जो यमुनोत्री हिमनद है इसके बारे में देखिए कि ये हिमालय की बंदर पूंछ श्रेणी है, ठीक है, उसकी पश्चिमी ढलान पर
बंदर पूंछ श्रेणी की पश्चिमी ढलान पर इसकी जो ऊंचाई है चोटी की मतलब ग्लेशियर की जो ऊंचाई है 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, लगभग 6 किलोमीटर। ठीक है, तो इतनी चीज याद रखिएगा। यमुनोत्री यमुनत की बात कर रहा है। अब आगे देखिए प्रयाग। ठीक है, प्रयाग यानी इलाहाबाद में मिलेगा आपको। ठीक है, इलाहाबाद में इसका गंगा से संगम होता है। तो जो आपका संगम माना जाता है और जो ये आपका यमुना और गंगा का जो संगम है प्रयाग इलाहाबाद में होता है। ठीक है, जहाँ पे आप कुंभ का मेला भी लगता है इलाहाबाद में। ठीक है, प्रयागराज और इलाहाबाद, तो वहीं पे गंगा के वो यमुना क्या करती है, गंगा से मिलती है। किस स्थान पर? प्रयाग इलाहाबाद में। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखिए क्या है, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल सिंध बेतवा केन इसके दाहिनी तट पर मिलती है। किसकी बात कर रहा है? यमुना की बात कर रहा है। ये चली आ रही यमुना, इधर से मिलेगी आपकी चंबल, इधर से मिलेगी आपकी सिंध बेतवा केन। ठीक है, सोन इसमें नहीं जाती है, सोन डायरेक्ट गंगा नदी में जाती है। चलिए आगे देखते हैं। तो दाहिनी बता दी इन्होंने क्या बताया कि ये दाहिनी तट पर कौन कौन सी है? चंबल सिंधु बेतवा केन। यानी इस प्रकार से अगर आप देखें कि ये चली आ रही हमारी क्या, यमुना, तो ये हो गया आपका बाएं तट। ठीक है, ये हो गया हमारा बाएं तट, तो ये हो गया हमारा दाएं तट। तो दाएं तट से तो हमने देख लिया, अब हम बाएं तट से देखेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हो गया आपका चंबल सिंध बेतवा केन। इधर से देखिए हिंडन, ठीक है, हिंडन, रिंद, सेंगर, बरुणा। ठीक है, ये 4 नदियां, इस साइड भी 4 नदियां। ठीक है, तो दाएं बाएं की नदियां हो गई आपकी। देखिए हिंडन, रिंद, सेंगर, बरुणा। याद रखिएगा किस नदी की बात कर रहा है? यमुना में मिलने वाली नदियों की बात कर रहा है, यानी यमुना की सहायक नदियों की बात कर रहा है। तो आपकी जो ये चंबल सिंधु बेतवा केन है, ये 4 प्रमुख नदियां यमुना की मानी जाती हैं। ये आपकी प्रमुख नदियां नहीं मानी जाती हैं। हिंडर अगर आप याद करना चाहें, हिंडर और रिंद, तो याद कर लेना। वही सेंगर बरुणा भी एक बार देख लेना कि अगर पूछ दे गलती से तो आपको बन जाना चाहिए। चलिए आगे देखिए। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों तथा आगरा नहर में आता है। तो इसका जो जल है अधिकांश किसमें उपयोग किया जाता है? यमुना का सिंचाई के लिए उपयोग कर लिया जाता है। अब देखिए उन राज्यों के नाम बताइए जो यमुना नदी द्वारा अपवाहित हैं। यानी कौन कौन से राज्य ऐसे हैं कि जो यमुना नदी जहाँ जहाँ से निकलती है और जहाँ जहाँ से निकलेगी तो वही राज्य से अपवाहित हुए होंगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि केरल में जाके इसका पानी बाल्टी में ले जाके उधर पे छिड़क दिया, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। जहाँ जहाँ से निकलती हैं नदियाँ जिस जिस राज्य से, वहीं उसी राज्य में इसका पानी उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये उत्तराखंड में निकलती है क्योंकि गंगा के ही समांतर चली आती है। तो सबसे पहले तो इसका उत्तराखंड हो जाएगा एक राज्य। अब उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश में भी चली जाती है हल्की फुल्की। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश मान लिया। इसके बाद हरियाणा में चली जाती है, फिर थोड़ी बहुत दिल्ली में भी जाती है, और फिर इसके बाद यूपी में तो जाती ही है। तो इतने 3 राज्य हो गए इसके 5, यानी 5 राज्यों में इसका पानी सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है, अपवाहित है। ठीक है, अब चलिए चंबल के बारे में बात करेंगे। चंबल आपकी बहुत प्रमुख नदी है जो कि आपकी यमुना की नदी है। यमुना इसका पानी ले जाती है और फिर जाके गंगा में ले जाती है, यानी गंगा में मिल जाती है। तो अगर आप चंबल की बात करें तो देखिए क्या है, अगर आप चंबल की बात करें तो इधर पे चंबल की बात देखिए क्या है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है। याद रखिएगा कौन सा पठार मैंने आपको पढ़ाए हैं, मालवा पठार। ठीक है, और चंबल कहाँ बहती है? तो मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है, एमपी में बहती है, मालवा पठार में महू के निकट से निकलती है और उत्तरमुखी होकर, उत्तरमुखी यानी उत्तर की साइड जाती है। ठीक है, क्योंकि देखिए इस प्रकार से जाती है, इस प्रकार से। ठीक है, अगर आप अभी मैप देखेंगे तो चंबल कुछ इस प्रकार से जाती है, ये रही यमुना, यमुना के जाके इधर पे मिल जाती है। ठीक है, तो कहाँ जा रही है? उत्तर की साइड तो जा रही है, क्योंकि ये तो पूरा होता है तो पश्चिम होता है, ये ऊपर का साइड उत्तर होता है, नीचे की साइड दक्षिण होता है, तो उत्तरमुखी ही हो रही है, यानी मुख इसका जो है उत्तर की साइड जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या करती है? उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा में पहुंचती है। कहाँ पहुंची है? कोटा पहुंची। ठीक है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। नाम याद रखिएगा, गांधी सागर बांध। एग्जाम में सीधा सीधा पूछता है गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो हमें तो पता है ना, चंबल पे। कहाँ पे? राजस्थान, कोटा में। ठीक है, कोटा में है बूंदी सवाई। ठीक है, ये तो आपकी बूंदी और सवाई जैसी लग रही है। ठीक है, बूंदी सवाई माधोपुर धौलपुर होती हुई यमुना नदी से मिल जाती। तो कहाँ कहाँ घूमती है? कोटा जाती, राजस्थान जाती, बूंदी जाती, सवाई जाती, माधोपुर जाती, धौलापुर जाती और जाके गंगा नदी में मिल जाती है, नहीं सॉरी यमुना नदी में मिल जाती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है? चंबल अपनी उत्खान, ठीक है, उत्खान भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। तो इसकी जो भूमि की भू आकृति बता रखा है, जिसको हम रेवायन कहते हैं, चंबल के खंड कहते हैं, इसमें जो है आपका बीहड़ कहते हैं इनको। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? बीहड़ कहते हैं। और बीहड़ जो है आपका डाकुओं के रहने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध इलाका है।
ठीक है। चंबल के बिहार जो है वहाँ पे डाकू बहुत ज़्यादा रहते हैं। चलिए इसमें आगे देखिए। अब देखिए गंडक नदी है। अब हम बात करेंगे गंडक की। अभी हमने बात कर ली चंबल की, अब हम बात करेंगे गंडक की। तो गंडक नदी आपकी किस प्रकार से बनती है? तो जो आपकी गंडक नदी है, कहाँ गंडक नदी जो आपकी गंगा की मुख्य सहायक नदी है, ठीक है। ये हिमालय पर्वतों से ही निकलती है। चलिए आगे देखिए। गंडक दो धाराओं से मिलकर बनती है। कौन कौन सी? एक तो इसमें काली गंडक आ जाएगी और दूसरी आ जाती है त्रिशूल गंगा, ठीक है। काली गंडक और इसको हम भूरी गंडक भी कहते हैं। इसको गंडक को हम भूरी गंडक भी कहते हैं। ये कौन कौन सी धाराओं से मिलकर बनती है? एक काली गंडक और दूसरी त्रिशूल गंगा, ठीक है। त्रिशूल गंगा और काली गंडक दो धाराएं आएंगी इस प्रकार से, एक धारा और मिलकर क्या बना देंगी? गंडक के नाम से नदी आगे जानी जाएगी और फिर जाके गंगा में मिल जाती है। तो चलिए आगे देखिए। इसमें त्रिशूल गंगा और हमने क्या देखा? त्रिशूल गंगा और काली गंडक देख लिया। अब देखिए क्या होता है, से इन दोनों के मिलने से बनती है। यह नेपाल हिमालय में क्या करती है? नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। याद रखिएगा जो गंडक नदी है कहाँ से आती है? ये हिमालय पर्वत से तो आती है, लेकिन कौन से हिमालय से? तो अपने नेपाल हिमालय से चली जाती है। नेपाल हिमालय से नीचे की साइड आएगी तो कहाँ से निकलती है? तो धौलागिरी से निकलती है। धौलागिरी जो है आपकी श्रेणी किस हिमालय का भाग है? मैंने आपको बताया था मध्य हिमालय का भाग है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट तो ये दोनों के बीच से निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। यानी मध्य नेपाल का जो भाग है वो भाग इसी नदी के कारण अपवाहित होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है। मैदानों में कहाँ पे आती है? तो बिहार के चंपारण जिले में गंगा के मैदानों में प्रवेश कर जाती है। किसकी बात कर रहा है? गंडक की। कहाँ प्रवेश करती है? बिहार में चंपारण जिले में। बिहार में आपको चंपारण जिला मिलेगा, वहाँ ये मैदानों में प्रवेश कर जाती है। अब मैदानों में प्रवेश करने के बाद देखिए क्या होता है, पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी से जा मिलती है, ठीक है। तो देखिए इधर पे क्या है कि हमने पढ़ा था कि जो कोसी नदी है वो भी आपकी क्या है, जो कोसी नदी आपकी मिलती है वो कोसी नदी आपकी कहाँ मिलती है? तो वो भी आपकी बिहार में ही मिलती है। और अगर आप इसकी बात करें गंडक की, तो गंडक भी बिहार में मिलती है। यानी 4-5 नदी हैं आपकी जो गंगा से बिहार में मिलती हैं। इसीलिए बिहार में क्या होता है, अधिकतर बाढ़ आ जाती है, ठीक है। बाढ़ आने के ज़्यादा चांस होते हैं क्योंकि उनका मिलान बिंदु होता है। मिलान बिंदु के कारण उनमें पानी ज़्यादा होता है नदी में, इसी कारण वो अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं। चलिए आगे देखिए। तो क्या होता है कि पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी से जा मिलती है। मैदानों में कहाँ आई? तो चंपारण जिले में। और मिली कहाँ गंगा से? तो सोनपुर में। तो दोनों चीजें अलग अलग है, याद रखना। पटना के निकट सोनपुर में गंडक गंगा से मिल जाती है। अब हम बात करेंगे घाघरा की, ठीक है। तो घाघरा की बात करेंगे तो घाघरा की बात कर लीजिए। घाघरा नदी अब इधर पे क्या है, मापचा चुंगो हिमनद। मापचा चुंगो कहाँ होगा आपका? मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत में ही होगा, चाइनीज नाम है मापचा चुंगो हिमनद, ठीक है। तो कहाँ से निकलती है घाघरा? मापचा चुंगो हिमनद, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा? तिब्बत में मिलेगा। तथा तीला, सेती, बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत यह सीसा पानी में एक गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। अब देखिए नदियां आपने कभी नहीं सुनी होंगी, न इसका मापचा चुंगो सुना होगा। तिला सेती बेरी, ठीक है। तिला सेती बेरी घाघरा की है, पूछी नहीं जाती है आपकी तो याद मत करना। तो इन सब का पानी इकट्ठा करती है, नीचे की साइड आती है तो क्या करती है, अब नीचे की साइड पहाड़ों से उतरेगी। जब नीचे की साइड पहाड़ों से उतरेगी तो गड्ढा बनाएगी, गार्ज बना देगी, ठीक है। अब गार्ज बनाएगी तो देखिए क्या करती है, इन नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत यानी इसके बाद यह सीसा पानी क्षेत्र है आपका, ठीक है। सीसा पानी यानी सीसा का पानी नहीं, क्षेत्र की बात कर रहा है कि सीसा पानी क्षेत्र में यह गहरे गड्ढे का निर्माण कर देती है और पर्वतों से बाहर निकल आती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम शारदा नदी की। तो देखिए शारदा नदी काली या काली गंगा, इसको हम शारदा को कभी कभी काली भी कहते हैं और इसको हम काली गंगा भी कह देते हैं। तो घाघरा की मुख्य नदी आपकी काली नदी है, जिसको हम याद कैसे करते हैं, घाघरा काला के नाम से अगर आप याद करें, घाघरा काला या काला घाघरा अगर आप इसको याद करेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगी। तो देखिए काली नदी का दूसरा जो नाम है आपका क्या नाम है, शारदा नदी है। तो नाम याद रखिएगा, तीनों नाम आप याद रख लेना, शारदा काला घाघरा, इस प्रकार से तो आपको बने रहेंगे याद, ठीक है। शारदा का काला घाघरा याद रखना तो आपको भूलेंगी नहीं चीजें, ठीक है। तो ये क्या है आपकी जो घाघरा नदी की सहायक मुख्य नदी है वो है आपकी काली नदी, जिसको हम शारदा नदी भी कह देते हैं, ठीक है। ये मैदान में मिलती है, ठीक है। और क्या है, और अंततः छपरा में या गंगा नदी में विलीन हो जाती है। यानी जो काली नदी है वो घाघरा से मैदानों में मिलती है, इतनी बात हो गई। दूसरी बात क्या है, जो घाघरा नदी है वो छपरा जिले बिहार में ही छपरा मिलेगा आपको, ठीक है।
छपरा जिला बिहार में मिलता है। तो बिहार के छपरे जिले में ये गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी? घाघरा। तो हमने घाघरा की बात कर ली, ठीक है। अब घाघरा की बात कर ली हमने, गंडक की बात कर ली, घाघरा की बात कर ली, कोसी भी इसमें मिलती है, ठीक है। सोन भी पटना में मिलती है इससे। तो इतनी सारी नदी जो आपकी है ना, 4 नदियां हो जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो मैंने आपको घाघरा भी बताया, गंडक का भी बताया, कोसी मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। सोन भी अभी मिलेगी। हम सोन जो आपके अमरकंटक पठार से निकलती है उसकी भी आगे बात करेंगे। तो चारों नदी जो है बिहार में इससे मिलती हैं। चलिए आगे देखिए किससे मिलती हैं? गंगा से। तो ये छपरा में मिलती है। कौन सी? छपरा में मिल गई, ठीक है। घाघरा छपरा में मिल गई। चलिए आगे देखिए, इसमें कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। तो अब देखिए कोसी की बात करें अगर हम, तो कोसी मैंने आपको कल भी बताई थी कि 7 धाराओं से मिलकर बनती है, इसलिए इसको सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है। कंफ्यूज मत होना, इसका नाम सप्तकोसी भी है। हर नदी का नाम 2-2, 3-3 नाम है, आप याद रखना इसके, ठीक है, क्योंकि नाम जो है पूरे मिक्स हो जाते हैं। इसमें क्या है, इसका नाम सप्तकोसी भी होता है। अब आप कहेंगे क्यों होता है? क्योंकि हिमालय की छोटी छोटी इसमें 7 धाराएं निकलती हैं। उन 7 धाराओं से, ठीक है, इनके नाम देखिए क्या होते हैं? सोन कोसी, अरुण कोसी, काली कोसी, पीली कोसी, इस प्रकार से नाम है। 7 कोसी निकलेंगी वहां से, और वो 7 कोसी जब मिलके कोसी नदी बनाती हैं तो उसको हम सप्तकोसी के नाम से जानते हैं। अब देखिए क्या है इसमें कि सप्तकोसी एक पूर्ववर्ती नदी है, यानी अगर आप दिशा निर्धारित करें तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इतना बात हो गई। अब इतनी बात होने के बाद देखिए क्या है कि ये पूरब, तो सबसे पूर्वी नदी है आपकी कोसी। किसकी? गंगा की। अब देखिए आगे, ठीक है। और ये कोसी किसको? कोसी को क्या बोला जाता है? बिहार के आंसू बोला जाता है, ठीक है। बिहार के आंसू बोला जाता है क्योंकि बिहार का शोक या बिहार के आंसू दोनों चीजें बोली जाती हैं, ठीक है। जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में से है, ठीक है। जहां से इसकी प्रमुख धारा, यानी ये भी नदी आपकी जो है कहां से निकल के आती है? तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट आपकी नेपाल में है। जहां से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। अरुण कोसी अभी बताया मैंने आपको, इसमें मिल जाती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम में सोन आ जाती है, यानी सोन कोसी। वो वाली सोन नहीं आपकी, वो सोन आपकी अमरकंटक वाली दूसरी है। इसमें सोन कोसी लगा लेना, ठीक है। अरुण कोसी, सोन कोसी, ठीक है, तमूर कोसी, ठीक है। इस प्रकार से नदियां हैं इसकी। इसके हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम में कोसी और पूरब में तमूर कोसी आ जाती है। अरुण कोसी, तमूर कोसी, सोन कोसी, पीली कोसी, काली कोसी, इस प्रकार से आती हैं। अरुण नदी से मिलकर यह सप्तकोसी बनाती है। तो ये 7 नदियों का समूह बन जाता है, सप्तकोसी बन जाती है। अब सप्तकोसी बन गई तो हम इसको सप्तकोसी नहीं कहते, हम इसको कोसी के नाम से ही जानते हैं। चलिए आगे देखिए, ये भी आपकी बिहार में ही मिलती है, ठीक है, गंगा से। अब हम बात करेंगे रामगंगा की। तो रामगंगा की बात करिए तो रामगंगा आपकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप रामगंगा की बात करते हैं तो रामगंगा नदी गैरसैंण है, ठीक है। गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। कौन सी नदी है? छोटी नदी इसको बोला जाता है। ये तो शिवालिक को पार करने के बाद ये अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अंत में कन्नौज के निकट एक गंगा नदी से मिल जाती है। तो इतनी बात याद रखना। पहली बात तो रामगंगा। अब गंगा लगाए तो गंगा की सहायक नदी बता दीजिए। निकलती कहाँ से? तो गैरसैंण, याद रखिए, गैरसैंण इस प्रकार से बोला जाता है। गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। छोटी नदी है, मान लिया छोटी है। शिवालिक से नीचे आएगी, मैदानों में आ जाएगी। मैदानों में जैसे ही आती है तो क्या है? उत्तर प्रदेश में है, नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है और नजीबाबाद में मैदान में प्रवेश कर गई, अंत में कन्नौज जाएगी। कन्नौज जाने के बाद क्या करती? गंगा में वहां पे मिल जाती, कन्नौज के निकट, ठीक है। किसकी बात करी हमने? रामगंगा की। इतनी बात इसमें याद रख लेना। अब हम बात करेंगे किसकी? तो अब हम बात करेंगे दामोदर नदी की। अब दामोदर नदी आपकी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इधर पे छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है। अब पूर्वी किनारा छोटा नागपुर पठार कहाँ है आपका? याद करिए, मैंने आपको छोटा नागपुर पठार कहाँ बताया था? तो छोटा नागपुर पठार मिलेगा आपको झारखंड में। अगर आपको झारखंड पता नहीं है तो आप मैप देखिए, ठीक है। अब झारखंड में आपको छोटा नागपुर पठार मिल जाएगा। मान लीजिए हो गया आपका छोटा नागपुर पठार, तो इसके पूर्वी किनारे से निकलेगी, इस साइड से, ठीक है, यहाँ से निकलती है और बहती हुई ये क्या करती है? दामोदर नदी जो है डायरेक्ट आपकी जो है गंगा की नदी है, सहायक नदी नहीं मानी जाती है, बल्कि किसकी सहायक नदी मानी जाती है? तो हुगली की सहायक नदी मानी जाती है, ठीक है। और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है, ठीक है। बराबर इसकी एक
बराकर इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। तो इसकी बात कर रहा है, किसकी बात करी इसने, इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा की। गंगा नदी आपकी चली आती है और ये कहाँ आती है, पश्चिम बंगाल में। जैसे ये पश्चिम बंगाल में आती है, इसको फरक्का डैम मिलता है। फरक्का डैम मिलने के बाद ये दो प्रमुख धाराओं में बढ़ जाती है, जिसका एक का नाम हम रखते हैं पद्मा। तो पद्मा आपकी जाती है बांग्लादेश में, एक का नाम रखते हैं हम हुगली। तो हुगली जो है आपकी आपके वेस्ट बंगाल यानी हमारे ही वेस्ट बंगाल जो कि इंडिया का पार्ट है उसमें चली जाती है। ठीक है, वेस्ट बंगाल की आपकी राजधानी है कलकत्ता। ठीक है, तो अब देखिए ये चली गई हुगली। तो ये जो हुगली है, ठीक है, इसमें हुगली में आके दामोदर मिलती है। ठीक है, इस हुगली में आके दामोदर झारखंड से निकल के छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग से निकल के ये रहा छोटा नागपुर पठार, ये रहा इसका पूर्वी भाग से निकली इधर में इसमें मिल गई, यानी गंगा में नहीं मिली। इसको हम बात करेंगे तो हुगली में, गंगा की ही है हुगली, क्योंकि गंगा का ही भाग है। लेकिन अगर आपसे बात करें उसमें गंगा ना दे एग्जाम में और हुगली दे दे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हुगली टिक करके आ जाना है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर इसमें हुगली की जगह अगर पद्मा दे दी तो पद्मा धारा जो है आपकी इस साइड है, तो पद्मा धारा में दामोदर नहीं मिलती है, तो हुगली की बात कर रहा है। अब देखिए दामोदर किसकी सहायक नदी माने, हम हुगली की भी मान सकते हैं, गंगा की भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो है हुगली गंगा का ही पार्ट है। अब आगे देखिए बराकर इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। तो बराकर भी इसकी सहायक नदी है, किसकी, दामोदर की, यानी बराकर नदी भी कहाँ मिलती है, बराकर नदी भी दामोदर में मिलती है। कभी बंगाल का शोक कही जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने बस में कर लिया है। अब इसको समझिए, इसमें क्या होता था कि जैसे आपकी कोसी नदी है, ये बिहार में जब बाढ़ लाती है ना, ठीक है, इसी प्रकार से ये जो आपकी दामोदर नदी है पश्चिम बंगाल में बाढ़ लाती थी भयानक तरीके से, यानी ये आएगी इसमें पानी ज़्यादा होगा बरसात के मौसम में, तो वहाँ पे बाढ़ लाती थी दामोदर नदी। अब इसमें क्या हुआ, तो इसको भी क्या कहा जाता है, इसको भी बंगाल का शोक या बंगाल के आंसू, उसको बिहार का शोक या बिहार के आंसू यानी सौरो बंगाल इसको भी कहा जाता था, यानी कहा जाता है। लेकिन अब क्या हुआ कि इसमें एक परियोजना बनाई गई, इधर पे दामोदर घाटी कॉरपोरेशन, ठीक है, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक एक परियोजना बनाई गई। उसमें क्या हुआ, उसमें जो योजनाएं बनाई गई उसको बहुउद्देशीय योजना बनाया गया। अब बहुउद्देशीय योजना देखिए क्या होता है, बहुउद्देशीय, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार से होता ना। तो बहुवचन का होता है बहुत सारा, एक वचन का होता है एक, द्विवचन का हो जाएगा आपका दो, ठीक है, और बहुवचन का क्या हो जाएगा, बहुत सारा उद्देश्य। ठीक है, बहुउद्देश्य यानी बहुत सारा उद्देश्य, तो बहुत सारा उद्देश्य के लिए इसमें परियोजना बनाई गई। तो दामोदर घाटी पे डैम बना दिए गए। ठीक है, ये रही दामोदर घाटी, इसमें इस प्रकार से डैम बना दिए गए। ठीक है, अब इसमें डैम बन गए, उसका उद्देश्य अलग अलग हो गया। किसी डैम का उद्देश्य पानी, पीने वाला पानी हो गया, किसी डैम का उद्देश्य क्या हो गया, सिंचाई करने वाला पानी हो गया, किसी डैम का उद्देश्य आपका बिजली उत्पन्न करना हो गया। तो इस प्रकार से उसके जो उद्देश्य हैं, बहुत सारे उद्देश्य हमने अपना लिए और डैम बना लिया। यानी उसका डैम बनाने से क्या होता है, पानी छेक लिया जाता है, यानी पानी जो है, पानी का मार्ग जो है अवरुद्ध हो जाता है डैम बनाने से। तो इसके कारण क्या है कि जो हमारा वेस्ट बंगाल है उसके गांव या शहर में पानी नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण बाढ़ वहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो देखिए इसको पहले बोला जाता था बंगाल का शोक, लेकिन अभी बंगाल का शोक नहीं रही, क्योंकि इधर पे जो है बहुउद्देशीय परियोजना बना दी गई है और बहुउद्देशीय परियोजना के कारण ये नदी पूरी बस में हो चुकी है और अभी वहां पे बाढ़ नहीं लाती है। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए क्या है। अब हम बात करेंगे शारदा या सरयू नदी की। तो इसको देखिए क्या है, शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से हुआ। ठीक है, अभी हम मैप देखेंगे तो और सारी चीजें आपको क्लियर रहेंगी, अभी आप देखते जाइए क्योंकि लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, शारदा या सरयू नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नेपाल हिमालय से, यानी हिमालय से ही मान लें हम। ठीक है, नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से हुआ। कौन सा हिमनद, मिलाम। ठीक है, जहां इसे गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी गंगा, शारदा को गोरी गंगा कहते हैं। ठीक है, शारदा का नाम क्या है, गोरी गंगा। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, यानी अगर आपसे पूछे भारत नेपाल की सीमा कौन सी नदी बनाती है तो याद रखिएगा सरयू, शारदा या फिर इसका तीसरा नाम गोरी गंगा। ठीक है, तीनों नाम इसके, शारदा, सरयू, गोरी गंगा। तो दो दो तीन तीन नाम है, नाम इसके याद रखना, सबके याद रखना। जहां इसे काली या चायक बोला जाता है। तो देखिए किस नदी को नेपाल में काली या चायक बोला जाता है, तो शारदा को। ठीक है, या फिर अगर आपको ऑप्शन मिले गोरी गंगा तो वो रख देना, वो भी रख सकते हैं आप। अब इसमें क्या है, इसमें देख इंपोर्टेंट बात इसमें यही है कि घाघरा नदी से मिल जाती है, डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है। ये किस में मिलती है, तो गोरी गंगा और काली आपकी। ठीक है, काली नदी, ठीक है, काली नदी अभी हमने देखी थी और ये आपकी गोरी गंगा, तो दोनों नदी घाघरा नदी की सहायक नदी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे।
गंगा नदी की अन्य महत्वपूर्ण नदी महानंदा है। अब हम बात करेंगे महानंदा की। किसकी बात करेंगे? महानंदा की। तो जो है आपकी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। तो याद रखना, एग्जाम में सीधा सीधा पूछेगा गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, या आपसे पूछेगा इसमें पूर्वी सहायक नदी कौन सी है, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। अंतिम सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। तो अंतिम सहायक नदी अगर आपसे बोले तो आप क्या बोलेंगे? महानंदा, ठीक है, महानंदा। और इसके अलावा देखिए, अगर गंगा को हम इस प्रकार से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो अगर हम गंगा को इस प्रकार से डिवाइड करेंगे तो देखिए इधर पे आपकी रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। अभी आ गई आपकी महानंदा इस साइड, ठीक है। तो ये किस साइड से मिलती है, इसको भी याद रखना, कहाँ से मिलती है? दाएं से के बाएं से। तो आपका हो गया बाएं, और ये हो गया आपका इस साइड दाएं। तो बाएं से मिलती है, लास्ट है महानंदा है, नाम इसका महानंदा है, पश्चिम बंगाल में मिलती है, नाम याद रखना। अब देखिए आगे आगे देखेंगे, गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है। अब इसमें दक्षिण तट पर सोन नदी है। सोन नदी मैंने आपको बताया था कि सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकल के, अमरकंटक चोटी जो है उससे निकल के डायरेक्ट गंगा नदी में मिलती है। क्योंकि जो है आपकी ये प्रायद्वीप नदी है, जो आपकी है सोन नदी, ये प्रायद्वीप नदी है, ठीक है। और जो और प्रायद्वीप नदी है गंगा की, वो डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती हैं, जो कि आपकी चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। ये चार प्रमुख नदी पहले यमुना में मिली, फिर यमुना इसका पानी ले जाके गंगा में डालती है, ठीक है। तो याद रखना कि सोन नदी एग्जाम में क्लियर पूछा जाता है कि ऐसी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है गंगा की जो डायरेक्ट गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो वो आपकी सोन ही है, ठीक है। सोन नदी डायरेक्ट गंगा में मिलती है। अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगी तो आपकी चीजें क्लियर रहेंगी। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती है। क्या करती है? जलप्रपातों की। अब ऊंचाई होगी, ऊंचाई से नीचे गिरेगी तो झरना बनेगा, तो वही उसकी श्रृंखला बना दी उसने, बहुत सारे झरना बना देती है इधर पे। यह नदी पटना के पश्चिम में, अभी पटना, ठीक है, पटना फिर से आ गया, यानी पटना यानी बिहार, यानी ये फिर से ये नदी सोन नदी जाके बिहार में मिलती है। किससे? गंगा में विलीन हो जाती है पश्चिम में आरा के पास, ठीक है। तो ये आरा के पास मिलती है। तो अब देखिए, एक तो आपकी सोन जो कि प्रायद्वीप नदी, ये भी पटना के पास से मिलती है, यानी बिहार में। अगर आप घाघरा की बात करें तो वो छपरा में मिलती है। अगर आप गंडक की बात करें तो वो सोनपुर में मिलती है, ठीक है। अगर आप कोसी की बात करें तो वो भीमपुर में मिलती है। तो ये चार नदियां हैं आपकी जो गंगा में जाके मिलती है। और किस राज्य में? तो वो बिहार में ही चारों हैं, ठीक है। बिहार में ही सारी जाके मिलती हैं। इसी के कारण बिहार में ज़्यादा बाढ़ का क्षेत्र बना रहता है, अधिकतर हल्की फुल्की बाढ़ आपकी आती रहती है। तो टाइम कितना हुआ आपका? 40-41 मिनट हुआ है। हम ब्रह्मपुत्र और देखेंगे थोड़ा, पहले हम इसको मैप में देखेंगे, क्योंकि मैप देख लिया तो इधर से देखिए मैप में क्या है। ये रही हमारी गंगा, मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इधर पे ये रही हमारी गंगा नदी, ठीक है, अलकनंदा भागीरथी की। यहाँ पे देखिए गंगा नदी रही, इस प्रकार से आपकी गंगा नदी पूरी बन गई। अब देखिए, अब मैं इसका कलर चेंज करूंगी, इधर पे ब्लू कर लिया। तो ये रही आपकी साइड से यमुना नदी, ठीक है, इस साइड से समांतर आती हुई मिल गई। अब यमुना नदी की अगर आप बात करेंगे तो देखिए इसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। और अगर आप एक और बात करेंगे अमरकंटक से निकली हुई सोन नदी, तो देखिए इधर पे सोन नदी ये डायरेक्ट गंगा में जाके मिल रही है, यानी ये सोन नदी डायरेक्ट गंगा में जाके मिल रही है। और ये चार जो आपकी नदियां हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, पहले यमुना में मिल रही हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब इसका फिर से कलर चेंज कर लीजिए, क्या इधर पे ग्रीन कर लिया। तो अब देखिए शारदा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ठीक है। यहाँ पे आपकी महानदी मिल जाएगी, ठीक है, महानंदा मिल जाएगी। तो ये सारी नदियां जो आपकी सरयू नदी मिल जाएगी आपको, ठीक है, घाघरा में बहती हुई आती है, घाघरा और काली, ठीक है, घाघरा में काली और सरयू आपकी घाघरा में मिलती है पहले। तो ये सारी नदियां आपकी हो गई और ये सारा आपका गंगा का अच्छा सा तंत्र बन जाएगा। तो आप अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आराम से बना लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको बड़े ही क्लियर तरीके से बता दिया। अब एक चीज़ और देखिए आप लोग, क्या है कि इधर पे क्या होता है कि इधर पे जो फरक्का डैम है, ठीक है, इधर पे फरक्का डैम है आपका, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। इधर पे गंगा नदी जो है दो भागों में बढ़ती है। एक मिनट, अब इसको देखना आप लोग कि इधर पे फरक्का डैम है, ये दो भागों में बटी इस प्रकार से, ठीक है। तो एक तो आपका बढ़ता है पद्मा, ठीक है, एक तो ये बट गई है पद्मा के नाम से, और दूसरी बन जाती है पद्मा के साथ साथ हुगली। तो ये जो ये जा रहा है बांग्लादेश में, इसको कहते हैं पद्मा, ये मुख्य धारा है गंगा की, ठीक है। और ये जो छोटी सी धारा इस साइड आ जाती है, इसको कहते हैं हम हुगली। तो हुगली जाके चली जाती है इधर पे बे ऑफ बंगाल में। लेकिन जो पद्मा है आपकी, या रही आपकी इस साइड से ब्रह्मपुत्र। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैं इसको बार बार आपको कराती हूँ। ये रही हमारी ब्रह्मपुत्र, और ये ब्रह्मपुत्र जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको हम कहते हैं जमुना,
ठीक है। इसका नाम क्या है इधर पे? जमुना। ये रही पद्मा, ये जमुना, ये जमुना पद्मा, ये दोनों मिली इधर पे, इन्होंने बनाया मेघना। इन्होंने दोनों की धारा से मिलकर बनती है मेघना, और मेघना नाम से जाके बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। इतनी पूरी चीज आप लोग याद रखना, किसका नाम कहाँ पे कौन सा है, सारा याद रखना। इतनी बात हो गई आपकी। अब हम बात करेंगे किसकी? तो अब हमें बात करना है गंगा के बाद ब्रह्मपुत्र नदी बची आपकी। बाकी कल जो है, कल हम क्या करेंगे, तो प्रायद्वीप भारत की नदियां पढ़ेंगे। तो चलिए, ब्रह्मपुत्र बड़ी सिंपल है, जल्दी जल्दी इसको कर लीजिए, कुछ ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। जितना इंपोर्टेंट आपका गंगा था उतनी ही इंपोर्टेंट ये है, लेकिन गंगा में जितना ज्यादा आपका गंगा पूरे में फैली हुई है तो उसमें बहुत ज्यादा पढ़ना था, इसमें बहुत कम पढ़ना है आपको। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ी बात ब्रह्मपुत्र में देखिए क्या है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है आपकी, असम में क्या करती है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप बनाती है, नदीय द्वीप। ठीक है, वैसे आपने आइलैंड कहाँ सुने हैं? समुद्र में, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी का द्वीप बनाती है कौन? ब्रह्मपुत्र, जो कि कहाँ है आपका? असम में है। ठीक है, याद रखना, जिसका नाम क्या है? माजुली। नाम लिखिए इसका, माजुली। ठीक है, माजुली नाम से इसको बोला जाता है। चलिए इसको थोड़ा आगे देखते हैं, तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इधर पे देखिए, इधर पे विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है ब्रह्मपुत्र। ये कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम कैलाश श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट चेमांगयुंगडुंग, चेमायुंगडुंग, ठीक है, नाम याद रखना, चेमायुंगडुंग हिमनद से इसका नाम पूछा जाता है, चेमायुंगडुंग का। ठीक है, हिमनद का नाम है इतना बड़ा, चेमायुंगडुंग। नाम क्या है? चेमायुंगडुंग हिमनद का, यानी ग्लेशियर है। 3 नदियां हैं जो आपकी मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं। एक तो आपकी ब्रह्मपुत्र हो गई, एक आपकी सतलज हो गई, सतलज किसकी सहायक नदी? सिंधु की, एक खुद सिंधु हो गई। तो 3 नदी जो है आपकी मानसरोवर झील के आसपास से ही निकलती हैं। तो इसका जो ग्लेशियर है वो चेमायुंगडुंग है, याद रखना। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती हुई जाती है, पूर्व यानी मान लीजिए यहाँ से निकली, इस साइड से बहती हुई चली गई, बहती हुई चली गई। ठीक है, वही चीज बता रखा है। अभी क्या हुआ? बह गई, चली गई, बहती हुई, तो ये क्या हुआ? दक्षिण तिब्बत के शुष्क एवं समतल मैदान में कितने बहती है? शुष्क एवं समतल मैदान में तिब्बत की 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी? 1200। तो इसको देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। इसके 3 नाम अलग अलग हैं, सांगपो, ब्रह्मपुत्र, जमुना। फिर जाके बाद में मेघना बनती है, बाद में जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसके एक एक नाम याद रखना। तिब्बत में बहती है, निकलती है, जिसका नाम हमने सांगपो, हमने नहीं, तिब्बत वालों ने रखा है, यानी तिब्बत वाले इसको सांगपो कहते हैं। अगर आप स्पेलिंग याद करें तो ये सांगपो रहेगी आपको। ठीक है, स्पेलिंग इसकी कुछ इस प्रकार से होती है, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है शोधक। इसका इंग्लिश क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? शोधक। आगे देखिए, तिब्बत के रागो सांगपो, इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख नदी है। कौन सी? रागो सांगपो। ठीक है, मध्य हिमालय में नामचा बरवा के निकट यह गहरे गड्ढे का निर्माण करती है। क्या करती है? यह गहरे गड्ढे से तीव्र मोड़ लेती है, जिसको हम देहांग गार्ज के नाम से जानते हैं। हम इसको देहांग गार्ज भी बोल देते हैं, कुछ लोग इसको देहांग नदी भी बोलते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कहीं आपको देहांग नदी लिखा हुआ मिल जाए या देहांग गार्ज लिखा हुआ मिल जाए। ऐसा बोला जाता है कि जैसे ही इस प्रकार से चली आती, इस प्रकार से मुड़ती है और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो इसने जब इस प्रकार से तीव्र मोड़ लिया, तो ये जब मोड़ लेती है तो यहाँ पे बनाती है गहरा गड्ढा, यानी गहरा गार्ज बनाती है। तो उस गार्ज को नाम देहांग गार्ज दे दिया हमने। ठीक है, या फिर उसको देहांग नदी भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक देहांग नाम से नदी भी है, तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है इंडिया में। तो इसी प्रकार से प्रदेश जो है प्रवेश करती है। अंग देखिए क्या है, इसमें निर्माण करती है। यह एक प्रक्षुब्ध व तेज बहने वाली नदी के रूप में बाहर निकलती, तो बहुत तेजी से निकलती है। ठीक है, हिमालय के गिरिपद से यह सिसंग व दिसंग के नाम से जानी जाती है। तो इसको याद नहीं करना है, सिसंग दिसंग आपका नहीं पूछा जाता है। आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बा, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश तो हमें याद है ही कि अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, लेकिन हमें नाम याद रखना है सादिया। कस्बे का नाम हमें रखना है याद, सादिया। क्या याद रखना है? सादिया। याद रखना, सादिया से घुसती है। ठीक है, सादिया कस्बे के पश्चिम में क्या करती है? नदी भारत में प्रवेश करती है, कर ली भारत में प्रवेश। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदी आपको मिलेगी दिबांग, सिकांग और लोहित। इनको याद रखना, एग्जाम में पूछी गई है आपकी दिबांग, सिकांग और लोहित। दिबांग और सिकांग पूछी गई है आपकी, देहांग, दिबांग, सिकांग, सिकांग, देहांग, दिबांग, सिकांग, लोहित। ठीक है, तो ये चारों नदियां आपकी किसकी सहायक नदी हैं?
ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। कहाँ पे? इंडिया में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इंडिया वाले सीधी साफ बात कह देते हैं कि हम इसका नामकरण करेंगे, हम इसको सांगपो नहीं बोलेंगे, हम इसका अपने मन का इंडियन नाम रखेंगे। तो उन्होंने सांगपो का नाम रख दिया ब्रह्मपुत्र। अब बात इतनी ही नहीं रहती है, अब हम इसके आगे भी जाते हैं। क्या करती है? असम घाटी में बहती है, यानी असम राज्य में बहती है अधिकतर, ठीक है, जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का राज्य, सबसे बड़ा राज्य है। अब हम बात करेंगे तो 750 किलोमीटर की यात्रा करती है। ब्रह्मपुत्र में असंख्य नदी, यानी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं जिनको हमें याद नहीं करना है, ठीक है। इसके बाएं तट की प्रमुख धाराएं, तो अभी देखिए, अभी हमने देख लिया, अभी हमने जो देखी आपकी देहांग, दिबांग, सिकांग देख ली हमने, देहांग, दिबांग, सिकांग, लोहित हमने देख ली। इसके बाएं तट पर नाम याद रखिएगा, इसके बाएं, अगर ये नदी कुछ इस प्रकार से बहती है तो इसका बाएं तट हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, और दाएं हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, दाएं हो गया ये वाला। तो बाएं की बात हमने कर ली, दिबांग, सिकांग और आपकी दिबांग, सिकांग, देहांग, लोहित, ठीक है। अब हम बात करेंगे दाएं तट की। तो दाएं तट में तो और ही आपकी बढ़िया बढ़िया ऐसी नाम है, बूढ़ी दिहांग, ठीक है, बूढ़ी दिहिंग और धनश्री, ठीक है, तो ये दक्षिण। और जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां इसकी कौन सी हैं? तो देखिए कौन सी हैं, सुबनश्री, कामेग, मानस, संगोस। ये नहीं पूछेगा दाएं बाएं, आपको सीधे सीधे याद रखना है, देहांग, सिपांग, दिगांग, लोहित, धनश्री और आपकी सुबनश्री, कामेग, मानस, संगोसी। तो आप संकोस यानी इस प्रकार से नाम आप याद रख लेना। आगे देखिए, सुबनश्री जिसका उद्गम कहाँ से? तिब्बत से, यानी हिमालयी नदी है। एक पूर्ववर्ती नदी है, तो इसकी ये डायरेक्ट पूर्ववर्ती नदी है, यानी पूर्व लास्ट है, यानी ये रहा आपका पूर्व, ये रहा पश्चिम, यानी इस साइड का लास्ट पूर्ववर्ती नदी की बात करें तो ये आपकी सुबनश्री, नाम याद रखना सुबनश्री, ठीक है। धनश्री भी है आपकी, ठीक है, दिहांग, लोहित भी हैं। आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र अब क्या करती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अभी ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहली, अभी क्या करेगी? बांग्लादेश में, क्योंकि इसको जाना था आखिरकार बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल के लिए इसको बांग्लादेश तो पूरा निकलना ही पड़ेगा, यानी बांग्लादेश में जाना पड़ेगा। तो अब गई बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश वाले कहते हैं अगर इंडिया ने नामकरण किया तो हम भी इसका नामकरण करेंगे। उन्होंने अपने मन का नाम रखा, उन्होंने रखा इसका नाम जमुना। क्या नाम रख दिया? जमुना। तो अब इसका तीसरा नामकरण हो गया जमुना। जमुना नाम से ब्रह्मपुत्र किस देश में जानी जाती है? तो वो है आपका कौन सा? बांग्लादेश। तीसरा नाम है आ गया जमुना। अब देखिए जमुना, ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण में बहती हुई जाती है। बांग्लादेश में तिस्ता नदी इसके दाहिनी छोर पर मिलती है, तो नाम याद रखिएगा तिस्ता। तिस्ता किसकी सहायक नदी है? तो तिस्ता ब्रह्मपुत्र की है, लेकिन ये मिलती कहाँ है? तो बांग्लादेश में मिलती है। और इसके बाद ये जमुना कहलाती है, तो अब इसको हम जमुना कहते हैं। अंत में हम नहीं कहते हैं, खैर इसको जमुना कौन कहते हैं? तो बांग्लादेश वासी कहते हैं। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये रही पद्मा, ये रही जमुना, ये बनी एक धारा। ये जो धारा बनी इसको हमने बोल दिया मेघना, और मेघना जाके गिर जाती है बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। अब बंगाल की खाड़ी में गिरी है, जाके देखिए। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है, यानी तट से अपर्दन करती जाती है। जिसे मैंने आपको बताया माजुली द्वीप, तो मान लीजिए द्वीप पहले इतना था, अभी क्या है कि इसका बहाव तेज है नदी का, तो इस साइड से इसको अपर्दन की क्रिया के द्वारा तोड़ती जा रही है, यानी इसका जो साइज है, जो द्वीप का, जो आपका दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, इसका साइज जो है कम होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि एक साइड से बहुत तेज बहाव में आती है तो उसको काटती जाती है, ठीक है, उसको काटती जाती है। किसको? माजुली द्वीप को। इतना बड़ा द्वीप है कि उसको जिला घोषित कर दिया, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, उसको जिला घोषित कर दिया असम सरकार ने। चलिए आगे देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियां बड़ी हैं, तो इसका जो है सहायक नदियां इसकी बड़ी बड़ी हैं, और बड़ी बड़ी सहायक नदियां हैं तो उसमें जब जाती हैं तो पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, और पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो बहाव तेज होगा, बहाव तेज होगा तो अपर्दन तेज से करेंगी, यानी मिट्टी जो है ज़्यादा बहा के ले जाएंगे, यानी काटेंगी ज़्यादा। तो वही चीज़ है कि तटीय मैदान को भी काटती, तटीय मैदान को तो काटेंगी, यानी तटीय अपर्दन तो करेंगी, लेकिन ये माजुली का भी अपर्दन कर रही है, ठीक है। और इनके जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण इसके अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है। तो क्या है कि इसमें जल ग्रहण, इसमें बता रखा है कि भारी बरसात, यानी वर्षा इस क्षेत्र में ज़्यादा, आपकी जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें तो बरसात होती है, ठीक है, क्योंकि जो आपका मौसिनराम है मेघालय के क्षेत्र में, मेघालय के क्षेत्र है एक मौसिनराम, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। कौन सा? पहले चेरापूंजी था, लेकिन अब मौसिनराम है। याद रखिएगा, एग्जाम में सीधा पूछता है दुनिया का सबसे ज़्यादा बरसात वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मेघालय का मौसिनराम है, जो कि हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में पाया जाता है। इतनी बात हो गई। अब इसमें बरसात का भी पानी हो गया,
ठीक है। पूरे हिमालय का भी पानी इसमें आ जाता है, काफ़ी जो भी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं काफ़ी इसकी, तो वो भी पानी इसमें आ जाता है। अब बरसात का पानी, हिमालय का पानी, अब दोनों पानी इसमें मिल रहा है तो इसका पानी ज़्यादा हो जाएगा। यानी अगर आप देखें तो इसकी जो चौड़ाई है ब्रह्मपुत्र की, पता है आपको कितनी हो जाती है? इसकी बरसात के मौसम में चौड़ाई जो है 10 किलोमीटर हो जाती है। यानी ये इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर हो जाती है। अब आप अंदाज लगा लीजिए कितनी बड़ी नदी होगी कि इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर हो जाती है बरसात के मौसम में। बहुत बड़ी नदी है आपकी, ठीक है, पानी इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें अत्यधिक अवसाद बाहर आ जाती है, जब तेजी से क्या करती है, अपर्दन कर करके लाती है, अपर्दन यानी तोड़ तोड़ के लाती, तो अवसाद ज़्यादा हो जाते हैं। अब अवसाद ज़्यादा होंगे, अवसाद ज़्यादा होगा यानी उसमें से जो मट्टी पत्थर जो भी लिए हुए वो ज़्यादा हो गया, अब वो जमेगा। अब वो जमेगा तो क्या है, ये खुद का ही मार्ग रोक लेती है। अब खुद का ही मार्ग रोकेगी तो क्या बता रखा है कि बाढ़ आएगी, ठीक है। जैसे कि हमारी कोसी नदी बिहार में बाढ़ लाती है, खुद का ही मार्ग रोक देती है हिमालय के पत्थरों से और अपना मार्ग बदल लेती है और बिहार में बाढ़ लाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये वाली है कि अवसाद से खुद का ही मार्ग रोकेगी, फिर बाढ़ लाएगी, बाढ़ लाने के बाद क्या करेगी, मार्ग का परिवर्तन करेगी अपने, ठीक है। तो मार्ग परिवर्तन करती है, नदी बाढ़ लाती है और क्या करती है, तटीय अपर्दन यानी अपर्दन भी बहुत तेजी से करती है। तो ये हो गया हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, गंगा नदी हो गई। अब हमें पढ़ना है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, यानी पेनिनसुलर के देखने हमें, पेनिनसुलर यानी सीधी बात है कि हमें कुल्फी वाला क्षेत्र अब देखना है कि इस कुल्फी वाले क्षेत्र में कौन सी नदियां हैं। यहाँ पर जो पीने का पानी, सिंचाई का पानी है वो कहाँ से आता है, गंगा नदी तो वहाँ गई नहीं, ब्रह्मपुत्र भी नहीं गई, और हमारी जो सिंधु नदी है वो तो अलग ही है, वो तो पाकिस्तान में चली गई। यानी तीनों नदी प्रायद्वीप भारत में नहीं गई। तो प्रायद्वीप भारत में क्या होगा, पानी कहाँ से आएगा, अब इसको हम देखेंगे कल। यानी प्रायद्वीप भारत की कौन कौन सी नदी हैं जो इसके यहाँ पे पानी लाती हैं। अब यहीं से मिलेंगे, प्रायद्वीप भारत से कल मिलेंगे। अगर आपने अभी तक टॉपिक सही से नहीं देखा है तो तीनों आप फिर से वीडियो रिवाइज करना, टॉपिक आपको सही से समझ में आ जाएगा, नोट्स बना लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। और एक भी चीज़ समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे कल प्रायद्वीप भारत के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।